आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस एमसीक्यू का सीरीज नंबर 25 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो एमसीक्यू डील करेंगे वो कौन सा टॉपिक से रहेगा, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टॉपिक से रहेगा और इसमें लगभग 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये सीरीज आपका सीरीज नंबर 28 तक कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इसमें हम लोग इलास्टिसिटी टॉपिक से प्लास्टिसिटी, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव और कैपिलरिटी, इन सारे से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है वही सबको आपके सामने रखा गया है। तो चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये बार बार आपको डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है आपका कि वर्षा का जो बूंद होती है उसकी गोलाकार आकृति के पीछे का कारण क्या है। आप देखे होंगे कि वर्षा का बूंद जब गिरते हैं तो गोलाकार आकृति में ही गिरते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, साइंटिफिक रीजन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के अंतर्गत क्या होती है कि जब पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही जो होती है किसी द्रव जो होती है क्या कोशिश करते हैं, वे अपना न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जल का बूंद क्या हो जाती है, गोलाकार आकृति का धारण कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव कारण है उसका। ये एमसीक्यू सीरीज है, इसलिए जो डेफिनेशन मिलेगा आपको बहुत ही छोटा कंसाइज वे में मिलेगा। जब कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज लाएंगे उस टाइम आपको हर एक चीज़ का डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलेगा। एक एक टॉपिक का, पृष्ठ तनाव का ही टॉपिक आपका आधा घंटा चला जाएगा अगर पृष्ठ तनाव पर ही बात करना चालू करें तो। आपको यहाँ एमसीक्यू सीरीज रिवीजन सीरीज है ये। तो वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव इसका कारण है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तब यह भी पता चल गया आपको, इसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से बेस्ड है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि पहला ऑप्शन है कि बहुत ऊंचाई से गिरती है, ऑप्शन बी कि हवा में प्रतिरोध होता है, या ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होती है। तो जल में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है। क्या होती है, गोलाकार। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है उसका कारण क्या है। तो अभी बताए, कोई भी द्रव पदार्थ होगा, द्रव वस्तु होगा, वह क्या करेगा, अपना जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम घेरने की कोशिश करेगा। कितना, मिनिमम, जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के गुण के कारण ही कोई भी द्रव की जो बूंद होती है वह संकुचित होकर मिनिमम एरिया घेरने की कोशिश करेगा। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नैनो द्रव्य यानी नैनो पार्टिकल्स हम लोग जिसे कहते हैं, नैनो मटेरियल्स। तो जो नैनो मटेरियल्स होती है, नैनो मटेरियल्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होती है। तो नैनो मटेरियल्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होती है वो क्या होती है, फ्रिक्शन। क्या होती है, फ्रिक्शन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि तेल जो होती है, ऑयल, तेल यानी कि मान लेते हैं हम लोग ऑयल, तेल जो होती है जल के तल पर फैल जाता है। जैसे ही हम लोग को यहाँ पर मान लेते हैं पानी है और पानी में हम लोग तेल का बूंद डालेंगे तो तेल का बूंद क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरा पानी में। इसके पीछे का रीजन पूछा गया आपसे कि क्यों होता है ये। पहला ऑप्शन है कि तेल जो होती है जल की अपेक्षा अधिक घना होती है, या ऑप्शन बी कि तेल जो होती है जल की अपेक्षा कम घना होती है, या ऑप्शन सी कि तेल का जो तल तनाव है, तल तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव, तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से अधिक होता है, या ऑप्शन डी कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होती है। तो तेल जो होती है जल के तल पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है, तेल का पृष्ठ तनाव, इसका जो सरफेस टेंशन, तेल का सरफेस टेंशन जो होती है वो पानी से कम होती है। पानी का सरफेस टेंशन से तेल का सरफेस टेंशन कम होने के कारण तेल जो होती है जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेल का तल तनाव जो है वो पानी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मिट्टी का तेल जो होती है पानी के ऊपर तैरता है। आप देखे भी होंगे मिट्टी का तेल अगर आप पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, यानी कि पानी के ऊपर वो तैरेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है। पहला रीजन कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, या ऑप्शन बी कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या ऑप्शन सी कि उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी का जो तेल है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि
मिट्टी का तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। आप नोटिस किए होंगे, हाथ से लगा के भी देखेंगे कि मिट्टी का तेल ज़्यादा पतला होती है, मिट्टी का तेल पानी से ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि मिट्टी का तेल का जो घनत्व होती है, जो डेंसिटी होती है, वो पानी के डेंसिटी से बहुत ही कम होती है। इसी के कारण मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्या होती है, तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि साबुन के बुलबुले, साबुन का बुलबुला आप देखे होंगे कि साबुन का बुलबुले के अंदर का जो दाब होती है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, या ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होती है, या ऑप्शन सी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, या वायुमंडलीय दाब के आधा होती है। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपका साबुन के बुलबुले। अब यहाँ पूछा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होगी वो वायुमंडलीय दाब से कम, बेसी, अधिक या बराबर होगी, ये आपसे जानने की कोशिश किया गया है। तो साबुन के घोल में जो बड़े बड़े जो बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले बनते हैं, वे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में घुलने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं। जल में घुलने पर, जल में जैसे हम लोग साबुन को घोल देंगे तो जल का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जल में अगर हम लोग साबुन को घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल में साबुन को अगर घोल देने से तो जल का जो पृष्ठ तनाव है, जल का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो बुलबुले का अंदर का जो दाब होगा, यहाँ पर जो बुलबुले आपको दिख रहा है साबुन का, इसका जो दाब होगा हमेशा बाहरी दाब से अधिक होगा। बाहरी दाब से क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके दाब से यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होती है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी तक अगर सेशन को आप लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कोई भी एग्जाम जहाँ पर साइंस पूछा जाता हो, जीएस सेक्शन आता हो, उस सेक्शन का बेहतर तैयारी के लिए आप झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग शुरुआत से है, आज सेशन का 25वां डे है, समझ रहे होंगे कि रेगुलर सेशन चल रही है। जो लोग शुरुआत से है वह लोगों को समझ में आ रहा होगा कि साइंस में उन लोगों का जो प्रगति हो रहा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। और साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर डर है तो वो आपको खत्म हो जाएगा इन सारे रेगुलर सीरीज को देखने के बाद। और ये सारे सीरीज जैसे ही खत्म होगा तुरंत इसका कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज भी लाया जाएगा, और जो बाकी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता तो क्या होगा। आप इसको खेले, इस बचपन में इसके साथ खेले भी होंगे। जो साबुन के बुलबुले जो हम लोग करते थे, तो साबुन के दो बुलबुले क्या है, दो भिन्न भिन्न व्यास, एक का व्यास बड़ा है मान लेते हैं, एक का व्यास छोटा है। दो भिन्न भिन्न बुलबुले को कोई एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या घटित होगा यहाँ पर। तो आप ध्यान देंगे, जो छोटा बुलबुला है और जो बड़ा बुलबुला है, दोनों के अंदर दाब प्रेशर डिफरेंस अलग अलग है। प्रेशर डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो कोई भी बुलबुले का जो आकार होती है वो किस पर डिपेंड करता है, जो उसमें जो गैस भरी है उस गैस का दाब और पानी का त्रिज्या कितनी है उस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। किस चीज़ पर, दो चीज़ों पर। पहला हो गया कि जो गैस का दाब है उस पर डिपेंड करेगा, और जो जिस पानी से हम लोग कर रहे हैं उस पानी का जो फिल्म बन रहा है उसकी त्रिज्या पर भी ये डिपेंड करेगा कि ये बुलबुले कितने देर टिकेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सारी चीज़ डिपेंड करेगा। तो जो छोटे बुलबुला होगा, छोटा बुलबुला में गैस का जो दबाव होगा वह बड़े बुलबुले से ज़्यादा होगा। छोटे बुलबुले में जो गैस का दबाव होगा वो बड़े बुलबुले के गैस के दबाव से ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा बनता जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है और बड़ा बनते जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप देखे होंगे जो छोटा छोटा बुलबुले जो बनता है वो तुरंत हवा में ख़त्म हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि उसके अंदर दाब ज़्यादा होती है और वो और सिकुड़ने की कोशिश करता है। बट जो बड़ा बुलबुला होता है बहुत देर तक टिकता है, क्योंकि उसके अंदर दाब जो होती है कम होती है छोटे वाले की अपेक्षा, और वो और ज़्यादा बड़ा होते जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होगा। अब मान लेते हैं एक साबुन का बुलबुला है और इसे हम लोग चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे चार्ज कर देंगे तो क्या होगा। तो जब कोई साबुन के बुलबुले को हम लोग चार्ज करते हैं यानी कि आवेशित करते हैं तो ये क्या होगी, फैलेगा और ज़्यादा बड़ा होगा और इसका त्रिज्या में इंक्रीज होगा। त्रिज्या में क्या होगा, इंक्रीज होगा। त्रिज्या में इंक्रीज होगा और साथ ही साथ ये फैलेगा भी। तो अब कहाँ पर दिख रहा है वो सारा चीज़ देखिए, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि जब किसी साबुन के बुलबुले को हम लोग आवेशित कर देंगे तो उसका त्रिज्या जो होगी आपका बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
एक ही पदार्थ से बने 4 तार, कितने तार है आपके पास? 4 तार, जिनकी बीमारी नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही बार से खींची जाती है। यानी 4 तार है आपके पास और 4 तार है और अलग अलग बार एक ही बार से खींची जाती है। 4 तार, यहाँ एक तार है, दूसरा तार यहाँ है, तीसरा तार यहाँ है, ठीक है, और चौथा तार आपके पास यहाँ है। 4 तार है आपके पास, चारों की लंबाई अलग अलग है। अगर हम लोग एक ही भार के साथ खींचेंगे तो उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगा, यानी लॉन्गिट्यूडिनल चेंज, यानी जिसे हम लोग धैर्य वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। यानी किसमें जो होती है सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। इलोंगेशन यानी मान लेते ये आपका रबर है, क्या है? रबर है। अब इस रबर पर हम बल लगा के खींच रहे हैं तो रबर में क्या होगा? रबर का जो लेंथ होगा उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ इंक्रीज हुआ, तो जितना पार्ट इंक्रीज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन, यानी उसका धैर्य में, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि। तो कौन वाला तार में होगा ये आपको नोटिस करना है। तो यहाँ 4 प्रकार का तार दिया गया है। पहला प्रकार में 1 मीटर लंबाई है और दूसरा जो 1 मीटर लंबाई का तार है और उसका जो व्यास है 2 mm है। एक लंबाई है 1 मीटर और उसका व्यास कितना है? 2 mm है। दूसरा तार है आपके पास जिसका लंबाई 2 मीटर है, इससे दोगुना है, और उसका व्यास कितना है? 2 मीटर। व्यास डायमीटर इसका भी सेम है। तीसरा आपके पास जो तार है वो 3 मीटर लंबा है और उसका व्यास जो है 1.5 मिलीमीटर है, और जो चौथा है वो 1 मीटर लंबा है, उसका व्यास भी 1 मीटर है। तो जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगा उसका भी धैर्य वृद्धि ज़्यादा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस तीनों में से ये सबसे ज़्यादा, बट उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो उसका डायमीटर कम है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे डायमीटर 1.5 है, वो 3 मीटर लंबाई है, तो इसी का सबसे ज़्यादा होगा, इसी का सबसे ज़्यादा एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन का जो फॉर्मूला होती है डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला से आप लगा सकते हैं कि लेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? लेंथ का ये क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ का अनुक्रमणपाती है, और जो रेडियस का यानी त्रिज्या का क्या है? व्युत्क्रमणपाती है, यानी त्रिज्या कम होनी चाहिए, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेंथ यहाँ ज़्यादा है 3 मीटर और उसका रेडियस 1.5 mm उसका डायमीटर है, तो रेडियस उसका और हाफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसी फॉर्मूला से ये आया इलोंगेशन इक्वल टू डेल एल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर। एल जहाँ एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, आर इज रेडियस ऑफ द वायर। ये आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी घटना, केशिकत्व को इंग्लिश में कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी ये क्या होती है? कैपिलरिटी हम लोग इसको समझने के लिए आपको मान लेते हैं कोई एक नली है, क्या है? कोई एक नली है, या आप इसको समझने के लिए सिंपल समझिए, जो आपका केरोसिन तेल का लैंप होता था, लैंप में क्या एक पतले से धागा रखा हुआ था और नीचे आपका क्या रहता था? तेल रहता था, और आपका ऊपर में कोई मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी आपका बत्ती जलते रहता था। क्यों? ये कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व के घटना के कारण ही ये जलते रहता था। तो ये पूछा जा रहा है कि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या क्या हो जाता। पहला कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। ये ट्रू है कि हाँ सही बात है, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिना कैपिलरिटी का केरोसिन का लैंप नहीं जलता। ऑप्शन बी है आपके पास कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। ये भी सही है कि हम लोग स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाते अगर कैपिलरिटी नहीं होता। ऑप्शन 3 कि शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। तो शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता अगर आपका केशिकत्व का परिघटना नहीं होता। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, ये जो होगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। जो मृदु पेय का उपयोग हम लोग जिस स्ट्रो से करते हैं वहाँ कैपिलरिटी काम नहीं करता, वो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, वहाँ कैपिलरिटी का एक्शन नहीं है। बट यहाँ जो आपका स्याही शोक पत्र है ये कैपिलरिटी की घटना के कारण होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। बाकी स्ट्रो वाला स्टेटमेंट ये गलत होगा। फिर है चौथा नंबर की बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है कि जो पेड़ों में जो पानी वगैरह पहुंचता है ऊपर की ओर नीचे से मृदा से, वो किस घटना से होती है? कैपिलरिटी यानी केशिकत्व की परिघटना से ही वो घटित होती है। तो आपका पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो आप देख पा रहे हैं कि कथन 1 सही है, कथन 3 सत्य है और कथन 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रो वाला छोड़ करके। एक स्ट्रो में हम लोग जो खींचते हैं वो डायरेक्ट चला जाता है, स्ट्रो में खाली जगह होता है उसी से ऊपर चढ़ जाती है पेय पदार्थ। बट बाकी जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, केरोसिन दीप, केरोसिन लैंप में पहले ही समझा दी, यहाँ एक धागा होती है, उसी धागा से कैपिलरिटी के माध्यम से वो ऊपर की ओर पदार्थ जो द्रव पदार्थ होती है वो चढ़ जाती है। शाही शोक वाला भी कैपिलरिटी से ही काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कैपिलरिटी से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन।
फिर आपको और एक क्वेश्चन देखने को मिला कैपिलरिटी से कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पहला स्याही का सोखना, तो स्याही की सोखना केशिकत्व के कारण ही होता है। भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व के कारण ही होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना, तो सूती कपड़े पर हम लोग जल डालेंगे तो जल फैल जाएगा, किस घटना से? केशिकत्व घटना से। और ऑप्शन डी है कि पौधे की जड़ों से जल का इसका पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ये केशिकत्व के कारण ही नहीं होता, इसके पीछे और भी रीजन है। बाकी तीनों में आप देखेंगे कि सही जो सोखता है वो सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व घटना से ही होती है। बट अगर आप देखेंगे पौधे की जड़ों से जो जल, पौधे की जड़ों से जल उसका जो पर्ण समूह की ओर या ऊपर की ओर बढ़ती है, ये केशिकत्व के कारण तो होता ही है। इसके साथ साथ इसमें ससंजन बल का भी काम आता है। किसका बल? ससंजन बल भी इसमें काम करता है। ससंजन बल, आसंजन बल आप पढ़े होंगे। ससंजन बल हो गया, प्रच्छेदन हो गया, ये सारे काम भी इससे होती है। तो इसलिए ये खाली एकमात्र घटना नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व से होती है, इसके साथ और भी बहुत सारी घटनाएं अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बत्ती वाले जो स्टोव होती है उसमें केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण क्या है? तो वो केशिकत्व, वो क्या हो जाएगा? केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ती है। यहाँ पर एक केशिकत्व तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण क्या है? तो बत्ती वाले स्टोव में तो तेल जो चढ़ता है उसका कारण जो है वो पृष्ठ तनाव है। तेल में जो पृष्ठ तनाव यानी कि उसको सिकुड़ने के जो गुण होती है, कोई भी द्रव पदार्थ को अपने कम पृष्ठ प्राप्त करने की जो एक इच्छा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और बत्ती वाले स्टोव में जो केरोसिन की बत्ती ऊपर तेल चढ़ती है वो भी किस घटना के कारण होती है? पृष्ठ तनाव घटना के कारण होती है, जिसे हम लोग कैपिलरिटी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरिटी। तो ये कैपिलरिटी भी याद रखिएगा आप, और यहाँ पृष्ठ तनाव को भी आप याद रखिएगा। दूसरा है कि एक केस नली में, कोई एक केस नली है उसमें जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई चढ़ती है, इसका जो कारण है, इसका जो सही कारण है वो क्या है? तो पहला है कि तरल जो होती है जल की अपेक्षा अधिक विस्कस होती है, अधिक सैन होती है, या तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होती है, या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होती है, या ऑप्शन डी की तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक इसलिए चढ़ती है क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव होती है वह जल की अपेक्षा अधिक होती है। तरल की पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होने के कारण ही तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो ये आपको सही समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी झील को तली से उठाकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, यानी कोई झील है और झील के नीचे से कोई वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आ रहा है, तो उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला जो है झील का तल से ऊपर उठकर आने लगता है तो तली के ऊपर की अपेक्षा जो होती है, तली के ऊपर की अपेक्षा दाब घटने लगती है, और दाब जैसे से घटने लगेगी तो बुलबुला का आकार बढ़ने लगेगा, और अगर दाब बढ़ते जाएगा तो बुलबुले का आकार छोटा होती जाएगी। तो बुलबुले का आकार किस पर डिपेंड करता है? दाब पर डिपेंड करता है। अगर दाब बढ़ेगा तो बुलबुला का आकार छोटा होगा, और दाब अगर घटेगा तो बुलबुला का आकार क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सैनता यानी विस्कोसिटी, ताप बढ़ाने से द्रव का जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है? तो ताप बढ़ाने से द्रव का जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है। वो क्या होती है? कम होती है। अब कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी किसे कहते हैं? तो यहाँ विस्कोसिटी वाला टर्म हम लोग समझ लेते हैं। जो द्रव होती है, द्रव परत बाय परत चलती है, यहाँ एक परत आता है, नेक्स्ट परत यहाँ आता है, नेक्स्ट परत यहाँ आता है। तो द्रव का वो गुण जिसके कारण द्रव जो होती है उसके भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करती है। सापेक्ष गति का क्या करेगी? विरोध करेगी। जैसे मान लेते हैं पानी है, तो पानी का फ्लो इस प्रकार से होगा, उसका सारा परत होगा, तो उसका एक उसका जो परत यहाँ ये परत मान लेते हैं बी है, ऊपर वाला परत ए है, उसके नीचे परत सी है, उसके नीचे परत डी है। जो सबसे नीचे वाला परत है वो स्थिर होगा, उसके बाद जितना ऊपर वाला परत होगा उसमें क्या आएगी? वो ज़्यादा मूव करेगी, उसमें बल ज़्यादा लगेगी। तो ये दोनों परत आपस में जो आगे बढ़ेगी उसका विरोध करेगी। ये क्या करेगी? परतों में होने वाला जो सापेक्ष गति है उसका विरोध करेगी। तो जो बल उसको विरोध कर रही है दोनों परतों को आगे बढ़ने के लिए, उसे ही कहा जाता है विस्कोसिटी, श्यान बल। उसे क्या कहा जाता है? श्यान बल उसे कहा जाता है। दो परतों के बीच यानी तरल या द्रव पदार्थ के दो परतों के बीच होने वाले जो गति होती है उसका विरोध जो बल करता है
उसे ही शयन बल यानी विस्कस फोर्स कहा जाता है। और कोई भी द्रव में शयनता का जो ताप अगर ताप बढ़ेगी तो शयनता घटेगी, ताप बढ़ेगी तो शयनता घटेगी, और ताप घटेगी तो शयनता बढ़ेगी। तो आप ये जानते होंगे जो हनी होती है यानी मधु होती है, और जो जल होती है, और जो तेल होती है, तीनों में से सबसे ज़्यादा विस्कस कौन होगा? सबसे ज़्यादा विस्कस मधु होगा, उसके बाद तेल होगा, उसके बाद जल होगा। तो ये भी कभी कभी क्रम में पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन होती है। जैसे नेक्स्ट वाला में देखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? जल की, खून की, वायु की या शहद की? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है शहद की होती है। यहाँ पर शहद की जो श्यान फोर्स होती है, श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ आ रहा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या उसी का रिपीटेशन है ये ना? हाँ, उसी का रिपीटेशन है, तो ये तो हो ही गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही जो होती है निकलने लगती है, इसके पीछे का कारण क्या है? कि वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, या स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है। तो सेशन कैसा लगा? सेक्शन के बारे में फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, और बहुत ही जल्द बाकी सब्जेक्ट का भी सेशन लाया जाएगा। तो सेशन में अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।